प्रणाम दर्शकों। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को हम आप सभी के समक्ष रूबरू की श्रृंखला लेकर आते हैं, जिसके अंतर्गत एक कलाकार की जीवन यात्रा आपके सामने रखते हैं। हम सभी लोग एक कलाकार को जब एक शिखर पर देख लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि देखो ये कहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन उस शिखर तक पहुंचने के बीच जो उनके जीवन के उतार चढ़ाव हैं उनको हम नहीं जान पाते। आज हम फिर एक साहित्यकार को आपके समक्ष लेके आए हैं। साहित्यकार जो बहुत धरातल से जुड़े हुए हैं और जिनकी अनेक पुस्तकें छप चुकी हैं। आप जितना अच्छा हिंदी में लिखते हैं उतना ही अच्छा उर्दू में भी लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि साहित्यकार होते हुए भी यदि इनके रोजगार के बारे में जाना जाए तो आपको ये जानकर हर्ष होगा और आश्चर्य भी होगा कि ये एक पुलिस डिपार्टमेंट में है, जहाँ पर ये जानवरों को आदमी बनाना सिखाते हैं। और ऐसे एक कलाकार को और ऐसे एक सरकारी सेवा करने वाले को जब हम मिलाते हैं तो जन्म होता है श्री सुशील हसरत नरेलवी जी का। आज हमारे साथ वो अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं श्री सुशील हसरत नरेलवी जी का। श्री सुशील हसरत नरेलवी जी का नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। आप तो जानते ही हैं क्योंकि आप लगातार नॉर्थ जोन से जुड़े हैं कि हम लोग कुछ न कुछ नए कार्यक्रम करते रहते हैं जी। तो आज आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। जी, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ जी। और इसी के साथ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि न सिर्फ उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला का, जी, बल्कि मैं इसके समस्त पदाधिकारियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि जो काम इस वक्त उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला कर रहा है वो आसपास की कोई भी संस्था नहीं कर पा रही है। जी। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे विकट समय में इतने कार्यक्रम करना और इतने उच्च स्तर के करना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसका श्रेय आपको भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला को हेड कर रहे हैं, निदेशक हैं आप। इसके पीछे आपकी सोच है, आपकी कार्यशैली है, आपका चुनाव है कार्यक्रम का। तो मैं आपको ये बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद स्वीकार करता हूँ क्योंकि आप हृदय की गहराइयों से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं जी। और अभी हम बात करते करते और कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब से मैं यहाँ आया हूँ हमने एक ट्राई सिटी की साहित्य गोष्ठी आरंभ की है जी, जिसको लगातार आप देख रहे हैं। आपके माध्यम से ही उस योजना को हम कार्यान्वित कर पाए हैं। ये हमारे लिए भी हर्ष का विषय है। तो अब चलते हैं आपकी जीवन यात्रा की ओर। आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके माता पिता क्या करते थे और साहित्य की ओर आपका रुझान कैसे हुआ, ये विषय हम लेते हैं फिलहाल। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बात हो रही है और मेरी बात के साथ साथ मेरे माता पिता जी की भी बात हो रही है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जहाँ तक जन्म की बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रांत में ज़िला सोनीपत, जी, ये पानीपत के पास, पानीपत से आगे है। जी जी जी। जिला सोनीपत में बहालगढ़ एक जगह पड़ती है। जब हम दिल्ली को जाते हैं तो बहालगढ़ के पास एक गांव है मकीनपुर। जी। हमारा परिवार मकीनपुर से आता है। अच्छा।
जी जी जी। और क्योंकि ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं थी तो पिताश्री नरेला शहर में आ गए थे जी उन्होंने वहाँ पर छोटे मोटे काम किए। हमारे ताऊजी भी साथ थे। फिर बाद में उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार हो गया जी। तो पिताजी मेरे ट्रांसपोर्ट का कारोबार देखते थे और उस वक्त हमारी माताजी जो है वो गृहिणी थी जी। धार्मिक थी। धार्मिक भी उस समय जो तकरीबन हमारे संस्कार हमारी संस्कृति इस तरह की है कि जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की ज़्यादा रहती हैं। जी जी जी। तो मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि बचपन में अगर मैं सच कहूँ तो वक्त ने बहुत कड़े इम्तिहान लिए हैं। जी। बाल्यावस्था में ही जब मैं छठी कक्षा का विद्यार्थी था तो पिताजी का साया सर से उठ गया था। जी जी जी। उस वक्त हमारे पास बहुत कुछ था, अच्छी भली ट्रांसपोर्ट थी और भी काफ़ी मतलब कह सकते हैं धन धान्य से संपन्न थे। लेकिन क्या था कि 4-5 साल हमें खाली बैठकर खाना पड़ा। जी। उसी दौरान जो हमारे सगे रिश्तेदार सगे संबंधी उनका साथ आहिस्ता आहिस्ता छूटता गया। जी। एक समय ऐसा आया कि लगा कि माताजी को घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। जी। उस वक्त बातचीत घर में हुई तो हमने और बड़े भाई ने यही फैसला लिया कि नहीं माताजी आप तो घर पे रहो, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। जी। कुछ काम नहीं आता था, विद्यार्थी जीवन था, छठी कक्षा में पढ़ते थे तो किसी समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि भाई ऐसा है आप बिजनेसमैन के बेटे हैं, थोड़ा बहुत जो बिजनेस कर सकते हो वही कर लो। जी। नौकरी तो कहाँ जाके क्या कर पाओगे इस उम्र भी कम थी, बहुत कम, 11 या 12 साल की उम्र। 11-12 साल का मैं रहा हूँ। अब जी। भाई साहब मेरे 14 साल के आसपास रहे जी। और कोई काम मिला नहीं जी। जी। सब्जी मंडी गए जी। सब्जी लाए, सिर पे टोकरी रखी जी और गांव की तरफ निकले। ओह जी। सुबह सब्जी लाते थे, घर पे रखते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, सब्जी का टोकरा उठाते थे, गांव में जाके बेच आते थे। जी। तो ज़िंदगी ने फिर वहाँ से हमें सबक सिखाने शुरू कर दिए। जी। और जो कठिनाइयाँ और जो कसौटियाँ हमारे सामने आई तो उनके लिए मैं आज उस वक्त का धन्यवाद करता हूँ। जी। अगर वो सब मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं शायर नहीं होता। जी। क्योंकि ज़िंदगी जो सबक सिखा देती है वो विश्व में कोई ऐसा विश्वविद्यालय या पाठशाला या कोई गुरुजन नहीं है जो आपको उस मुकाम तक जी ज़िंदगी के बारे में समझा दें। तो ये जो आपने काम किया या रोज़गार किया, इसकी उम्र कितनी रही? मैं करीब 11-12 साल का। नहीं, इस काम की उम्र कितनी रही जब आप सब्जी बेचने जाते थे और अच्छा। किस तरीके से आप फिर आगे बढ़े उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहला तो जो मेरा मुकाम था, मैं टोकरे से साइकिल पर आ गया। जी। मैंने एक साइकिल खरीदी और साइकिल से सुबह सब्जी ले आता था। जी। नरेला से खरखोदा करीब 20 किलोमीटर तो होगा। जी। मैं सुबह 20 किलोमीटर जाता था, वहाँ से सब्जी लेकर आता था। जी। घर पे साइकिल रखता था, स्कूल जाता था, स्कूल से आकर बाकनेर, नारा, नारी, मंडोरा, ये 4 गांव क्रॉस करके हलालपुर गांव में बेच कर आता था सब्जी। जी। तो उसके बाद फिर मैं नरेला में जो हमारी अनाज मंडी है उसके सामने सब्जी मंडी लगती थी। जी। वहाँ पर सब्जी बेची। जी। उसके बाद फिर एक परचून की दुकान थी, सेठ घनश्याम जी की। जी। थोक की दुकान थी, वहाँ पर कार्य किया, तकरीबन 2-3 साल किया। फिर पढ़ाई में अपनी निरंतर करता रहा। पढ़ाई मैंने बीच में नहीं छोड़ी। जी। जी। और उसके बाद फिर दिल्ली आ गया जी, 30 जारी कोर्ट में। जी। एक एडवोकेट साहब के पास।
उनके पास आने के बाद मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया। जी। किसी ने मेरे को सलाह दी जी आप सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, उसकी तैयारी इस तरह से कर लीजिए। तब तक पढ़ाई कहाँ तक पहुँची थी? पढ़ाई मेरी बीए फर्स्ट ईयर तक पहुँची। जी। बीए मैंने कोर्सपोंडेंस से की है, पत्राचार के माध्यम से। जी जी। क्योंकि दिन में तो फिर वकील साहब के पास ही रहता था मुंशी के तौर पर। जी जी जी। उसके बाद पढ़ाई करके फिर मेरा सेकंड ईयर में था मैं, तो मुझे बीएसएफ में एएसआई की नौकरी मिल गई थी। जी। तो उसके पीछे मेरे घर परिवार का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। मैं सुबह 4 बजे उठता था, रात के 12 बजे बिस्तर पर जाता था। एक बात मैं निसंकोच कहना चाहूँगा, हमारे घर में उस समय बिजली नहीं थी। ओह जी। दिए की रोशनी में पढ़ते थे। जब ज़्यादा धुआं लगता था तो स्टेशन के पास हमारा घर था, मैं प्लेटफार्म पर चला जाता था, वहाँ पे लैंप पोस्ट की लाइट में नीचे बैठकर मैं स्टडी करता था। जी। ओहो। वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी थे, वो मुझे देखते थे। मुझे वो दिन आज भी याद है कि जिस दिन मैं बीएसएफ की ट्रेनिंग ख़त्म करके मेरी पोस्टिंग हुई और पोस्टिंग होने के बाद मैं घर पे छुट्टी आया, तो मैं बाई चांस ड्रेस में आया था, क्योंकि हालात ऐसे थे, आसाम बंद था, तो उन्होंने कहा था भी आप ड्रेस में जाइएगा, थोड़ा सा आपका बचाव हो जाएगा। तो जब मैं नरेला स्टेशन पर उतरा तो मुझे इत्तेफाकन वही शख्स मिल गए। ओह अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे सैल्यूट मारा और उसके बाद मुझे बाद में पता लगता है कि उन्होंने उस दिन मिठाई बांटी। ओह अच्छा। जी जी जी। तो इस तरह के। तो ये कब तक ये सिलसिला चला और आज उसके बाद आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई जी मैंने फिर बीएसएफ में रहते ही बीए कंप्लीट की। जी। उसके बाद फिर मैंने बीएसएफ में तकरीबन 3 साल के आसपास काम किया। तो कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? मेरी पहली पोस्टिंग रही जी जोधपुर। जी। उसके बाद गुवाहाटी, जी। शिलोंग, पानबाड़ी, आसाम में। जी जी। तो पानबाड़ी से फिर मैं बीएसएफ, क्योंकि मैं बीएसएफ में जाने से पहले एक एग्ज़ाम और देकर गया था। मैं यहाँ चंडीगढ़ में CDTI नाम से एक डिपार्टमेंट है जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है, वहाँ पर कार्यरत हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर ट्रेनिंग डिवीज़न का हेड हूँ और ट्रेनिंग डिवीज़न को देखता हूँ। हमारे यहाँ पर हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ट्रेन करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को। जी। पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टू DYSP, एडिशनल SP एंड SP। तो ये ट्रेनिंग जो है ये किस प्रकार की होती है? इसमें सर आपने देखा होगा कि कुछ साइबर क्राइम्स होते हैं आजकल। जी। मोबाइल फ्रॉड्स हो जाते हैं, जी, बैंक जी। फ्रॉड हो जाते हैं, मर्डर, मतलब जितनी भी तरह के आपराधिक मामले हैं उनमें किस तरह से छानबीन करनी है, इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से लेके जाना, साक्ष्य कैसे आपने एकत्रित करने हैं और किस तरह से मुलजिम से इन्वेस्टिगेट करके सच उगलवाना है। तमाम तरह के जितने भी अपराध होते हैं दुनिया में उन सब के अलग अलग कोर्स हैं हमारे यहाँ पर, उसमें हम ट्रेंड करते हैं। तो 3rd डिग्री का भी कोई मेथड बताते हैं? हम कहते हैं कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हमारे यहाँ पर आते हैं हम उनको एक ही बात कहते हैं कि वो 3rd डिग्री वाला ज़माना चला गया। जी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट अगर आप करेंगे किसी केस को तो आपको साक्ष्य के आधार पर ही आप उस केस में उसकी गिल्टी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं जी, इस समय हमारे सबके पास मोबाइल हैं जी, तो हमारी लोकेशन यहाँ की आ गई है, दर्ज हो गई है जी, वो कहीं नहीं जाएगी, आप 10 साल के बाद भी निकलवा सकते हैं। जी, जी, जी। तो इस तरह से कई साक्ष्य होते हैं जिनको हम कोरिलेट करके कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। जी, ये एक बड़ी अजीब चीज़ है कि आपका और साहित्य का साथ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दोनों को मिला दो तो सुशील जी का जन्म होता है। तो साहित्य में आप किस तरीके से आपने प्रवेश किया? ये कुछ मेरे लिए थोड़ा सा कठिन सवाल इसलिए है कि मुझे खुद नहीं पता जी कि मेरे अंदर साहित्य कब पनपा या बचपन से ही था। लेकिन मैंने जब बाद में जैसे आपने सवाल किया है, मैं अपने आप से अक्सर पूछता रहता था, पत्नी मिली वो भी साहित्यकार मिली। मैंने कहा मिली तो नहीं होगी, ढूंढी ही होगी आपने। माता जी की देन है। हाँ, चलिए मैं उसके बाद में आता हूँ।
तो मैं कई बार अपने आप से पूछता था, लेकिन जब मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ और मैं फूल लेकर गया गंगा जी के जी यहाँ पर, तो मुझे मेरे पैतृक गांव मकीनपुर के कुछ लोग मिल गए जी। वो भी आए हुए थे। उनसे वार्तालाप हुआ, मैंने थोड़ा जानना चाहा अपनी पीढ़ी के बारे में। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि पंडित लक्ष्मी चंद जी जो सांगी हुए हैं, हाँ जी, हरियाणा के जी, उनके समय में हमारे परदादा के दादा जी वो भी साहित्यकार रहे थे, और उन्होंने कहीं पंडित लक्ष्मी चंद जी के साथ, जैसा उन्होंने बताया मुझे, कंपटीशन भी किया था स्टेज जी पर, जी जी, जब वो मकीनपुर में कभी आए थे जी सांग करने के। जी। दूसरा मुझे ये भी पता लगा कि जो मेरे नाना जी थे वो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य जी थे, भजन लिखते थे। उनके भजन गाकर मुझे एक, जो हमारे मामा जी का गांव है धतीर पलवल के पास, एक शख्स मिले, कहते हैं हमने आपके नाना जी के भजन गाए स्टेज पर जी। मुझे कहते हैं कि उस टाइम पे जो सीएम साहब थे वो बहुत प्रभावित हुए जी जी, और उन्होंने उनको सरकारी नौकरी दी। क्या बात है जी जी। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि जो मेरे नाना जी थे जी, गरीब परिवार से थे। हमारी नाना जी जागीरदार की बिटिया थी, लेकिन उन्होंने 80 बीघा ज़मीन पंडिताई से ही कमाई, हकीमी से कमाई। बहुत अच्छे हकीम थे वो। तो साहित्य में आपका सफ़र कब शुरू हुआ ये आपको भी ध्यान नहीं है? मुझे लगता है कि मैं जन्मजात कभी कह सकता हूँ, क्योंकि नाना जी की तरफ से, दादाजी की तरफ से ये संस्कार मुझे जी कुदरतन मिले। नहीं, वो कवि होता ही जन्मजात है, शायर होता ही जन्मजात है जी। उसको सिर्फ गुरु बेहतर करता। जी बिल्कुल सही। तो उस तरीके से देखा जाए तो आपका पहले साहित्य गुरु कौन रहे? देखिए जी, मैं शिमला में जब मैं था तो मैंने लिखना शुरू कर दिया था उल्टा सीधा, बेबहर जिसको हम लोग बोलते हैं। चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में भी मैंने काफ़ी रचनाएं, करीब 300 साढ़े 300 रचनाएं बेबहर लिखी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस तरह का लिख रहा हूँ। तो ऐसे ही किसी महफिल में गए हुए थे, तो वहाँ पर जनाब बीड़ी कालिया हमदम साहब मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कुछ अगर आप इसको छंदबद्ध कह दें या बहर में कहना शुरू कर दें तो आपका जो कलाम है उस पर और भी निखार आ जाएगा। मैं उन दिनों चाह रहा था कि मुझे कोई इस तरह से गुरुवर मिले जो मेरा मार्गदर्शन करें। तो फिर मैं उनकी शरण में चला गया जी। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी जो एक आरजू थी उसको कबूल किया। मैंने उनसे, मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों साथ गए थे। तो उसके बाद मेरा जी साहित्यिक सफ़र यहाँ से आरंभ हुआ, उन्हीं के चरणों से आरंभ हुआ। जी। आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, वो है बहर। जी। ये बहर क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आजकल बहुत से नौजवान शायर जो हैं वो बेबहर लिख रहे हैं। मैंने भी लिखा था क्योंकि उनको पता नहीं था। हम छंद शास्त्र को बहर कहते हैं, और एक छंद शास्त्र में जैसे मैं कहूँ कि इल्म उरूज भी बोलते हैं उसको हम लोग। इल्म उरूज? हाँ जी जी। छंद शास्त्र का ज्ञान। बहर है, बहर के बाद फिर रुक्कन है। मैं इसके बारे में सब पूछता रहूंगा। अच्छा। बहर के बाद रुक्कन, हाँ जी, काफिया, काफिया, रदीफ जी, शेर जी। मैं इसमें मैं तो चाहूँगा कि इसका आप अलग से अगर एक सेशन रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, लेकिन मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि बहर जो है वो एक पर्टिकुलर छंद विन्यास है। जी। जैसे बहरे कामिल, बहरे रमल, बहरे हजज, बहरे मुतदारिक, बहरे मुतकारिब। अब इनका सबका छंद विन्यास अलग है, इनकी मात्राओं की गिनती अलग अलग है। जैसे हम लें बहरे रमल, तो उसमें जो उसका रुकन आएगा वो फ़ैलातून फ़ैलातून फ़ैलातून। अब उस रुकन का वज़न क्या है? गुरु, लघु, गुरु,
गुरु। बहरे रमल मुसम्मन सालिम, यानी कि कंप्लीट बहर 4 रुकन की होगी, जिसको हम रुकन का बहुवचन अरकान होता है जी। तो इसमें अब वजन हमारा आ गया गुरु लघु गुरु गुरु। ये वजन 4 बार रिपीट होगा एक ही मिसरे में जी। तो हमें क्या क्या करना है कि उस वजन को पूरी गजल में कायम रखना है, बरकरार रखना है। मतलब 2 1 2 2, हाँ जी, ऐसा कुछ 2 1 2 2 पहला यही हुआ। हाँ, उसी का फिर 3 और हिस्से चलेंगे, 3 और हिस्से चलेंगे, और उसी चीज को पूरे गजल में आपने कायम रखना है। कायम रखना है। उस वजन से हम इधर से उधर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। अच्छा, एक शब्द है काफिया जी, क्योंकि अक्सर ये 2 शब्द ऐसे हैं जो अक्सर लोग बोल देते हैं, लेकिन जो हिंदी जानने वाले हैं, बहुत सारे मुझ जैसे लोग जो उस शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते। प्रभु जी आप तो ज्ञानी हैं, संगीतज्ञ हैं, तो हमसे काफिया का क्या अर्थ है? ये मैं जस्ट अपने सुनने वालों के लिए, दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। जी, ये बहुत गजल की अगर रूह मैं कहूँ तो वो बहर के बाद काफिया है जी। काफिया वो शब्द है, वो लफ्ज़ है जो हर शेर में निरंतर आता है जी। और काफिया 2 प्रकार का होता है, जी। एक स्थायी काफिया, एक अस्थायी काफिया। जी। जैसे मैं एक शेर अगर कहूँ कि कुछ थके हारे परिंदों को उड़ाकर देखते हैं, जी। कुछ थके हारे परिंदों को उड़ाकर देखते हैं, आज फिर से हौसलों को पर लगाकर देखते हैं। क्या बात है, वाह। अब ये जो जिस बहर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहरे रमल, उसमें है ये शेर जी। ये उस गजल का मतला है बहरे रमल में। इसमें वजन वही है जो अभी हमने जिक्र किया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहरे रमल मुसम्मन सालिम, सालिम इसलिए है कि इसमें 4 रुकन आए हैं। 4 रुकन कौन से हैं? फ़ैलातून फ़ैलातून फ़ैलातून। इन चारों रुकनों की आवृत्ति हर मिसरे में होती है, तो ये मुकम्मल बहर बनती है बहरे रमल। बात हम काफिये की करते हैं तो मैं फिर दोबारा इस शेर को दोहराना चाहूँगा कि कुछ थके हारे परिंदों को उड़ाकर देखते हैं जी, आज फिर से हौसलों को पर लगाकर देखते हैं। क्या बात। उड़ाकर जी, पहले मिसरे में आ गया, मिसराए अव्वल में। जी। दूसरे मिसरे को हम मिसराए सानी बोलते हैं। जी। उड़ाकर देखते हैं, लगाकर देखते हैं। उड़ाकर और लगाकर जी, दोनों मिसरों में 2 अलग अलग अल्फाज आए हैं जी। ये इस मतले के काफिये हैं। ये मतला क्या है? जब हम शायर से कोई भी मिसरा होता है, किसी भी भाव में वो कोई बात कहता है अपनी, और वो मिसरे के रूप में ढलकर आती है, तो जो गज़ल का पहला शेर जिसको हम बोलते हैं पहला शेर, उस पहले शेर को मतला बोलते हैं। लेकिन वो मतला तब बनता है जब उसके दोनों मिसरे काफिये को अपने साथ लिए होते हैं। जी। यहाँ मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप पहला मिसरा कह देते हैं जी, तो पहले मिसरे में शायर को इतनी छूट होती है कि वो काफिये के तौर पर किस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकता है, जी, रदीफ के तौर पर किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है। जी, लेकिन जैसे ही वह मतले का दूसरा मिसरा कहता है, जी, उससे उसकी वो एक आज़ादी छिन जाती है जी। और वो वहाँ पर डिक्लेयर कर देता है कि मेरी ये गज़ल जो चलेगी इसका काफिया रहेगा ये लफ्ज़, और इसका रदीफ रहेगा ये, जी, और इसकी बहर रहेगी ये। जी। जैसे मैंने पहला मिसरा कहा कि कुछ थके हारे परिंदों को उड़ाकर देखते हैं, जी, यहाँ पे मैं स्वतंत्र था। जी, इस मिसरे में मुझे बहर तो मैंने निश्चित कर दी जी, कि बहरे रमल में चलूंगा मैं, जी, लेकिन मेरा काफिया कौन सा रहेगा, मेरा रदीफ कौन सा रहेगा, इस मिसरे तक मैं आज़ाद हूँ। जैसे ही मैंने दूसरा मिसरा लगाया इस पे, बंधन आ गया वो वाला। हाँ, तो वहाँ मैंने अपने आप को सबके सामने ओपन कर दिया कि मेरा काफिया रहेगा उड़ाकर और लगाकर, और मेरा रदीफ रहेगा देखते हैं। अब मैंने कहा था कि काफिया 2 प्रकार का होता है, जी, एक स्थायी एक अस्थायी। जी, लगाकर और उड़ाकर, जी, ये इस मतले का काफिया है। जी, अब उसमें देखें सर कि लगाकर और उड़ाकर, जी, इसमें जो दोनों में रिपीट हो रहा है, दोनों अल्फाज में जो रिपीट हो रहा है वो है
कर से पहले ए की मात्रा भी है। जी जी जी, लगा कर, उड़ा कर, ठीक है। तो कर के साथ ए की मात्रा भी है। जी जी जी, जो आ का डंडा है जी, उससे ये स्थाई काफिया शुरू होता है, क और रे। जी, और लग और उड़ ये हमारा अस्थाई काफिया है। जी, अब स्थाई काफिया यही रहेगा। जी, हम आगे जितने शेर आएंगे उसमें हम इसको बदल नहीं सकते। जी, हमारा आ का डंडा क और रे वो हर काफिये के लफ्ज में आएगा। जी, हमें स्वतंत्रता है लग और उड़ की जगह दूसरे दो शब्द जोड़ने की, अक्षर जोड़ने की। जी, ये अक्षर जोड़ने की, ठीक कह रहे हैं। हमारा जो भी शब्द आएगा, जो भी लफ्ज आएगा वो इसी तरतीब में आएगा। स्थाई काफिया वही रहेगा, अस्थाई काफिया हम बदल सकते हैं। और जो रदीफ है काफिये के बाद आने वाले शब्द या शब्द समूह जी, जो अपना स्वरूप नहीं बदलते जी, आगे आने वाले अशार में, शेर में, उसको हम रदीफ कहते हैं। रदीफ का काम होता है काफिये को फॉलो करना। जी, एक रदीफ का मतलब वो भी होता है जो जब दूल्हा बारात लेकर जाता है तो उसके पीछे जो बैठता है, सहबाला जिसको बोलते हैं, उसको भी रदीफ कहा जाता है। वो क्योंकि दूल्हे को फॉलो कर रहा है, जी, तो रदीफ का मतलब भी यही है, वो हर शेर में काफिये को फॉलो करेगा और अपने हूबहू स्वरूप में आएगा, उसका स्वरूप नहीं बदल सकते हैं। जी। और काफिया और रदीफ अगर इन दोनों में देखा जाए तो मुश्किल निभाना और रदीफ होता है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। जी, बहुत से अच्छे अच्छे शायर किसी शेर में चूक कर जाते हैं, उनसे रदीफ नहीं निभता। जी। अच्छा ये हिंदी साहित्य की ओर आप कैसे, आपका जुड़ाव हुआ? अगर आपने इतनी पकड़ उर्दू पे आप रखना चाहते थे या रखते हैं, तो आपका हिंदी साहित्य की ओर रुझान कैसे हुआ? जी, मेरी या पहले हिंदी साहित्य की ओर रुझान था, उसके बाद में उर्दू साहित्य की? मेरी शुरुआत जो है वो हिंदी साहित्य से ही रही है। जी। और हिंदी साहित्य तो मेरी जान है। जो मेरी लेखनी है उसकी अगर मैं रूह कहूँ तो वो हिंदी साहित्य है। जी। जितना मन मेरा हिंदी साहित्य में रमता है, कमोबेश गज़ल मेरी सबसे प्रिय विधा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि मेरी 4 पुस्तकें आई हैं। कौन कौन सी भला? सबसे पहला मेरा काव्य संग्रह आया जी, कुवार की धूप। जी, ये 2010 में आया था। जी। इसमें खुली कविताएं हैं, छंद मुक्त कविताएं जिनको हम कहते हैं, वो हैं इसमें। जी, जी, जी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरा पहला काव्य संग्रह आया वो हिंदी साहित्य को समर्पित है। उसके बाद दूसरा मेरा गज़ल संग्रह है। गज़ल संग्रह है। वो गज़ल संग्रह ये मेरा दूसरा आया था, तसव्वुर के आईने से। जी। गज़ल संग्रह ये कब आया है? ये 2016 में आया है। जी। 6 साल के बाद। जी, जी। इन 6 साल में मैंने बेड़ी कालिया हमदम साहब से गज़ल की बारीकियाँ सीखी। जी। गज़ल को जिया, गज़ल को कहने की कोशिश की। जब मेरे अंदर से गज़ल अवतरित होनी शुरू हो गई, तब मैं इस 6 साल के बाद इस गज़ल संग्रह को लेकर आया। उसके बाद मेरा ये कहानी संग्रह 10 का नोट, हरियाणवी कहानी संग्रह है। जी, जी। ये मेरा 2017 में आया। जी। उसके बाद मेरा हिंदी कहानी संग्रह पथेरे के नाम से जी 2018 में आया। अच्छा, ये लेटेस्ट है? हाँ जी। मेरे 4 संग्रह आ चुके हैं। जी, जी। तो जब आप हिंदी में आपने इतना लिखा और इतना उर्दू में भी लिखा, तो कुछ ना कुछ सम्मान भी आपको प्राप्त हुए होंगे? जी। तो वो कौन कौन से सम्मान हैं जिन्होंने आपको नवाजा? जी देखिए, क्योंकि पहले हम जो हमारे कवि सम्मेलन होते रहते हैं स्थानीय के साथ जो ऑल इंडिया लेवल पर, जी, उनमें भी हमारी शुमारी रहती है। जी, जी। तो बहुत सी संस्थाओं ने कई अवार्ड्स और पुरस्कार से हमें नवाजा है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और बंगाल से और अपने यहाँ के स्थानीय जी काफ़ी सम्मान मिले हैं मुझे। जी, जी। मैंने इस किताब में ये यहाँ से शुरू होते और यहाँ तक जी। ओहो जी। तो मैं बजाय किसी एक का नाम लेने के एक मेरी कहानी को हरियाणा साहित्य अकादमी ने भी सम्मानित किया है। जी, जी। तृतीय पुरस्कार मिला था मेरी कहानी को, पथेरे, जिसके नाम से ये मेरा कहानी संग्रह है। जी। पथेरे नाम से कहानी है। और उसके ऊपर फिर
एक नाटक भी खेला गया। जी। अच्छा, ये तो रही आपके जो आपका लेखन है और आपका जो आपने संकलन किया है, अपनी किताबें इतनी लिखी हैं जी। और आपको जो पुरस्कार मिले उसकी बात। एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है, क्योंकि आप जितना ही अच्छा हिंदी में बोलते हैं या लिखते हैं उतना ही अच्छा उर्दू में लिखते हैं। तो एक शब्द है गीत जी। और एक शब्द है गज़ल। जी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो हमारे गीतकार हुए हैं, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से मैं शुरुआत करूंगा, बात वहीं पर आती है। गज़ल में भी वही बहरें चलती हैं, गीत में भी वही बहरें चलती हैं। फॉर्मेट का फ़र्क है। फॉर्मेट क्या है? गज़ल का फॉर्मेट है मतला, मतले के बाद शेर, 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 लास्ट में मक्ता, वजन बराबर। गीत क्या है? गीत में स्थाई होगा, स्थाई के बाद होगा बंद। स्थाई में 2 पंक्तियां होंगी, बंद में आप 3 पंक्ति रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। जितनी पंक्ति आप बंद में रखेंगे, बंद आपका कहने के बाद 3 या 5 या 7 पंक्ति का आपको स्थाई के साथ टेक लेके उसी काफिये और रदीफ के साथ एक पंक्ति कहनी पड़ेगी। गीत में आप बीच में जब बंद कह रहे हैं, सब छंद हैं, आज़ाद हैं, आप बहर में तो रहेंगे उसी में, लेकिन वहाँ पर काफिये की बंदिश नहीं है आपकी। आप वहाँ पर कुछ भी काफिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 3 या 5 या 7 पंक्ति के बाद जो टेक के लिए आप एक पंक्ति लेंगे, उसका काफिया और रदीफ स्थाई का होना चाहिए। जी। इसके अलावा भी कोई फ़र्क होता है? बस फ़र्क ये है कि गीत का फॉर्मेट ये है कि स्थाई बंद 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 बंद, 3 बंद रखिए, 5 बंद रखिए, और हर बंद के बाद स्थाई पे आना पड़ता है। गज़ल में क्या है? गज़ल में आपको मतला और शेर, 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 2 पंक्तियों के आपको शेर फॉर्मेट वही रखना पड़ेगा। क्या ऐसा भी है कि गज़ल में अगर हम गज़ल की बात करते हैं तो शुरू से लेके और आखिर तक बीच में शेर होते हैं? जी। 2 या 3 शेर होते हैं, 4 3 या 5 या 7। जी। उनमें हर शेर में एक दूसरे में संबंध हो, ये ज़रूरी नहीं? नहीं, गज़ल का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। जी। गीत का फॉर्मेट ही अलग है। गीत एक विषय पर हो सकता है। जी। गज़ल का हर शेर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक कहानी है पूरी। बस यही मैं पूछना चाह रहा था। जी। गज़ल के एक शेर ने अपनी बात कही, अपनी कहानी कही, उसको उससे पहले वाले से और बाद वाले से कोई संबंध नहीं। अगर वास्ता है तो वो मुकम्मल शेर नहीं है, वो गज़ल में शेर खारिज हो गया। जी जी जी, ठीक। गीत एक विषय पर है पूरा। यस, ये अब ये मुझ जैसे लोगों के लिए ये समझ है, क्योंकि लेमैन एक बात समझ पाए। विद्वान है सर? नहीं नहीं, विद्वान नहीं, ये तो हम लोग आपस में चर्चा ही कर रहे हैं। जी। अच्छा, अभी जैसा मुझे पता है, क्योंकि आप चंडीगढ़ के निवासी हैं और मैं भी चंडीगढ़ में जीवन भर रहा हूँ, आपने एक संस्था ज्वाइन की है जी, जिसका नाम है संस्कार भारती। जी। तो संस्कार भारती में आप कैसे आपका आना हुआ? चंडीगढ़ में हमारी एक संस्था है, मंथन चंडीगढ़ के नाम से। जी। मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मंथन में हर तरह के कवि, हर तरह की विचारधारा थी। मेरा बचपन से रुझान देशभक्ति की तरफ रहा है जी। भारतीय संस्कृति की तरफ रहा है जी। भारतीय संस्कारों की तरफ रहा है जी। जब मुझे पता चला कि संस्कार भारती नामक एक संस्था है यहाँ पर जी, जिसमें अलग अलग विधाओं के अलग अलग जो है कार्य क्षेत्र हैं, तो मेरा पूरा मन था कि मुझे इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए। संस्कार भारती एक ऐसा प्लेटफार्म मुझे लगा कि जहाँ पर मैं नवांकुर साहित्यकारों को एक इस तरह का मंच दे सकते हैं हम कि जिनकी लेखनी का आने वाले समय में हमारे राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जी, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और उनको एक सही दिशा मिल जाएगी आगे चलने के लिए। तो ये काम मैं सिर्फ संस्कार भारती में रहकर ही कर सकता था। जी, संस्कार भारती को ज्वाइन करने का एक मेरा सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज इतना वक्त हमें दिया। और एक बहुत आवश्यक बात रह गई जी कि आपकी पत्नी भी साहित्यकार हैं जी, और जहाँ तक मुझे पता है
और फिल्मों के लिए भी लिखती हैं, उन्होंने एक्ट भी किया है जी और फिल्मों के लिए डायलॉग्स भी लिखे हैं। जी। तो आपस में आप दोनों में कभी कोई कंपटीशन नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी पत्नी साहित्यकार है, मेरी 4 पुस्तकें आई हैं, उनकी 5 आ चुकी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये कह रहा था कि कुछ पात्रों को लेकर हमारा मनमुटाव रहता था। उसका कारण ये था कि जो पात्र मेरे को लेकर आगे बढ़ने हैं उनको मैं सशक्त करना चाहता था। जी। स्त्री पात्र जो कि उनकी जिम्मेदारी थी, वो उनको सशक्तता प्रदान करना चाहती थी। जी। अब जो कहानी है वो अपने हिसाब से अपना ताना बाना लेकर चलती है। तो कई बार हमारा जो टकराव होता है वो साहित्य की बेहतरी के लिए होता है। जी जी। हम उस एंगल को देखते हैं कि जो हम साहित्य रच रहे हैं वो समाज के लिए कितना कारगर है, कितना उपयोगी है जी। और आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह से प्रभावित करेगा। जी जी। तो उस तरह से तो हमारा टकराव साहित्य में होता है, निरंतर होता रहेगा। जी। मुझे अब भी याद है जब इनका उपन्यास आया था सैल्यूट, तो उनके ऊपर फिल्म बननी शुरू हो गई थी। तो उसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का दायित्व मेरा था। जी। कहानी डॉक्टर उर्मिला कौशिक सखी जी की थी। जी। उनकी कहानी को, क्योंकि जब हम किसी कहानी को, उपन्यास को किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में लेके आते हैं तो कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। जी जी, बिल्कुल है, ज़रूरी है। हमें कई एंगल से देखना पड़ता जी, है। जी। डायलॉग लिखते वक्त भी कुछ बदलाव होते हैं, कुछ कहानी में भी उल्टफेर होता है। तो जब मैं लिख रहा था तो ये मेरे साथ बैठती थी और ये हमेशा बोलती थी कि इस तरह से मत लेके जाओ, इस तरह से लेके जाओ। तो ये भी मुझे गाइड भी करती रही, लेकिन वहाँ भी बीच में कई बार हमारा मनमुटाव हुआ है कि नहीं, ये पात्र ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, क्योंकि हम कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जी जी। आपके नावल को लेके। जी। तो साहित्यिक तौर पर हमारा कभी कभार मनमुटाव रहता है, जी। सिर्फ साहित्य के लिए, साहित्य की बेहतरी के लिए। जी। ये कभी हमारे साथ नहीं हुआ कि साहित्यिक गतिविधियों की वजह से कभी एक दूसरे के काम में हम बाधा बने हों या एक मतलब किसी को रोका टोकी की। जी। जब डॉक्टर उर्मिला कौशिक सखी ने अपना उपन्यास सैल्यूट लिखना शुरू किया, पूरी रात बैठकर ये लिखती थी। अगले दिन ये का कार्य कुछ लोग, हम सब, मैं और बच्चे मिलकर करते थे। तो हमने कभी भी इस तरह से व्यवधान नहीं आने दिया कि मानसिक एक आपका पूरा खाका बन जाता है जी। दिमाग के अंदर। पूरे पात्र आपके आगे से आगे दौड़ते हैं, उन पात्रों को समेट के लिखना पड़ता है। तो वो सारा तारतम्य टूट जाता है अगर हम उस वक्त कहीं से भी थोड़ा बहुत व्यवधान पैदा कर दें। जी। तो क्योंकि मैं भी साहित्यकार हूँ, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर उर्मिला कौशिक सखी जी भी साहित्यकार हैं। धर्मपत्नी? हाँ जी। जी जी। तो एक दूसरे को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जी, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और भगवान से प्रार्थना है कि आगे भी हम मिलते रहें जी। और आप दीर्घायु हों, आपका जीवन स्वस्थ रहे और आप दोनों पति पत्नी मिलकर इसी प्रकार साहित्य सर्जन करते रहें और उसकी सेवा करते रहें। भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में जाते जाते हम आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। ये स्मृति चिन्ह हम आपको इसलिए भेंट करते हैं कि आप हमें हमेशा अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में रखें और जब भी आप इसको देखें तो आपको उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय की याद आए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की बात है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद वो मेरे डीएनए में आ चुका है। क्या बात है। मैं तो उसको भूल नहीं पाऊंगा ज़िंदगी भर, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है और एक बहुत बड़ा मंच है और इस मंच को पाकर मैं सौभाग्यशाली हूँ। और मेरे साथ मेरे जितने भी साथी कविगण हैं वो भी उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला का आभार व्यक्त करते हैं। मैं उनके माध्यम से भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया।